गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोग पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है द सलाइंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, वैसे जिन्हें सलाइंट शब्द का मतलब नहीं समझ में आता होगा, मैं उनके लिए बता देता हूँ। सलाइंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज प्रोमिनेंट। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसे हम सलाइंट बोलते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत मेन फीचर्स हैं हम उनके बारे में फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वहां से शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला फीचर है दैट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है, ये तो हमें पता है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। अभी अगर आप अमेरिका जाओगे, यूएस का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका भी जो संविधान है वो भी लिखित में है। ठीक है, वो भी उन्होंने लिख रखा है। हमारे भी देश में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, पार्ट्स किसके कॉन्स्टिट्यूशन में है? वही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना हो तो इतना याद रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर से। 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एंड 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। ठीक है। तो ये समय काल है जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब ऐसा भी है क्या कि कोई देश है जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो? यानी कि संविधान तो है, संविधान के हिसाब से देश तो चलता है, लेकिन लिखित नहीं है। तो यस, ऐसे भी कुछ देश है दोस्तों जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यूके का। ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन के, जो अभी हाल ही में वहां के यूके के प्रधानमंत्री बने। अरे वही देश जो 200 साल तक हमारे ऊपर राज कर रहा था। तो उन अंग्रेजों के देश में यूके जो कंट्री है प्लस, वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने अपने संविधान को लिखा नहीं है, हमने हमारे संविधान को लिखा है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कितना क्लियर है? आई होप। ठीक है। तो पहला तो हमारा फीचर क्लियर हो गया हमें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है, वो ठीक है, वो रिटन है और वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये फर्स्ट फीचर आप लोग लिख लेना और फटाफट आप लोग जरा अपने बुक्स निकाल लेना। ठीक है, पेन पेपर लेकर लिखना शुरू कर दो। कुछ भी ऐसे ही बस बैठ के वीडियोस मत देखो, सिर्फ ऐसे देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अगर ऐसा भी कुछ मन है तो कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू कि थोड़ा सा मेहनत करो, अपने बुक्स वगैरह ओपन करो और खुद लिखोगे तो बाद में रिवीजन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब दूसरे फीचर पे आते हैं क्लास। दूसरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो ये कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है। हम ऐसा नहीं कहते कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं और से कॉपी कर लिया, ऐसे भी नहीं बोलते। हम ये कहते हैं कि बाकी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन थे, यानी कि हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज एग्जिस्ट करती थी, जैसे फ्रांस, ठीक है, यूके था, यूएस 1776 में आजाद हो गया था उनका, जो भी उनका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। तो हमने क्या तय किया कि हम बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर हमें लगता है कि यहाँ से कुछ उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाई करके हम डाल सकते हैं तो वो चीज़ हम करेंगे। ठीक है, इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमें भी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि तकरीबन 65 कंट्रीज से, 65 देशों से हमने कॉन्स्टिट्यूशन मंगाए, उनको अच्छे से खंगाला, पढ़ा अच्छी तरीके से, और जो हमें लगा हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से वो पॉइंट्स उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। ठीक है। मैं इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन कौन से सोर्सेस थे जहां से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कट, कॉपी, पेस्ट या मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत डाला है। तो कितनी कंट्रीज से हमने लिया था, 65 तो मैंने बता दिया, बट जो मेन प्रोविजंस जो हमने बाकी कंट्रीज से लिए हैं, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके बारे में, डिफरेंट सोर्सेस के बारे में मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। अभी यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अच्छा,
अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन भी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि वी हैव ransacked many known constitution in the world and modified it as per our need। ठीक है, यानी कि हमने दुनिया भर के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला, हमको जो अच्छा लगा वो कॉपी करके हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जाएंगे हमारे तीसरे फीचर के पास। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड प्रोमिनेंट फीचर है। इतना क्लियर हो गया क्लास? आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड फीचर, तीसरा लिखिए फटाफट। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, पहले ये शब्द समझ लो। रिजिडिटी का मतलब, रिजिड मतलब क्या होता है? जो चीज आसानी से बदली ना जा सके, दैट इज कॉल्ड रिजिड। अरे बंदा बहुत रिजिड है, मतलब वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, वो बदलने वाला नहीं है, अपने स्टैंड पे रहने वाला है। और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि कभी यहाँ स्विच कर देना, कभी वहां स्विच कर देना, यानी कि जिसको आसानी से बदला जा सकता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी आके एवे ही नहीं बदल सकता, और इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं। इसीलिए तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कभी भी आप एम लक्ष्मीकांत खोल के पढ़ोगे तो उसमें आप अमेंडमेंट्स भी पढ़ते हो। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं उसमें समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स है जिनको कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे कि एक वर्ड है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये ऐसे कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की पिलर्स हैं जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो रिजिड हो गया ना, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि अगर देश में टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, या यूसीसी रिफॉर्म लाया जाए, तो ऐसे आइडियाज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि ये रिजिड भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन ऐसे भी कुछ देश है दोस्तों जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इंटायरली रिजिड है या फिर इंटायरली फ्लेक्सिबल है। अगर मुझे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको एक एग्जांपल देना हो जहां पे इंटायरली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है, दैट इज यूएस। यूएस में अगर आप जाओगे तो वहां पर इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेंज एनीथिंग इन देयर आर्टिकल। ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वहां के सिटीजन जो है वो वेपन कैरी कर सकते हैं। इसीलिए आज तक यूएस में कितने भी आवाजें उठी हैं कि ये हर सिटीजन को वेपन कैरी करने को जो अलाउ किया है आपने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मास शूटिंग्स हो रही है। लेकिन आज तक वो लोग उस चीज को वहां पे हटा नहीं पाए, उसे बदल नहीं पाए, क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है। अब अगर आपको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मैं एग्जाम्पल बताऊं तो दैट इज यूके। अगेन यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि रिटन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप टाइम टाइम पे वहां पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट पार्लियामेंट, कि उनका पार्लियामेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक्सेप्ट जेंडर दे कैन चेंज एनीथिंग इन यूके। मतलब वहां की पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग है कि बस किसी का लिंग नहीं चेंज कर सकती, किसी का जो जेंडर है वो बेसिकली चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन वहां पर जो है बाकी सारी चीजें चेंज की जा सकती है। यानी कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आज सुबह कुछ बोल कर गए हैं, शाम को कानून बदल दिया, ऐसा उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आई होप आपको ये थर्ड फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग चौथे, हमारे फोर्थ, जो हमारा फोर्थ ये जो फीचर है इस पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ फीचर है क्लास, दैट इज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस या यूनिटरी बायसनेस। अब ये क्या मतलब होता है? फेडरल का मतलब क्या है, यूनिटरी का मतलब क्या है, बायस क्या होता है, समझते हैं एक एक चीज को। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है ऐसा देश जहां पर नेशनल गवर्नमेंट भी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और स्टेट गवर्नमेंट भी है। जैसे इंडिया में
मोदी जी है सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए, लेकिन हमारे देश में 28 स्टेट्स भी तो है, और इन 28 स्टेट्स में अपने अपने राज्यों की सरकारें भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो हमारे यहाँ एक महाराष्ट्र की राज्य सरकार भी है, लेकिन हमारी एक नेशनल गवर्नमेंट भी है, मोदी जी। अभी महाराष्ट्र में कौन गद्दी पे बैठे हैं? शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे भी हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम हो गए, और हमारे लिए पीएम कौन हो गए? मोदी जी। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, तो आपके एक स्टेट में, राज्य में, अगर मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, ठीक है, तो आपकी यूपी की एक सरकार है, योगी जी की सरकार, बट आपकी एक नेशनल गवर्नमेंट भी है, मोदी जी की सरकार। तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल चाइना, चाइना में कोई फेडरेशन नहीं है, वहां पे सिर्फ एक नेशनल गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वहां पे कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। बट इंडिया में देयर इज स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी है, और केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार भी है। आई होप इतना समझ। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन क्लब का मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तो है, लेकिन वो यूनिटरी इन बायस। यूनिटरी बायस का क्या मतलब होता है कि हमारे देश में जब भी पक्ष लेने की बात की जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा जो है प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मेजर डिसीजंस लेता है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो है ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम तो बना के दिया है कि राज्य सरकार भी होगी, केंद्र सरकार भी होगी, लेकिन प्राथमिकता, प्राइम जो प्रोमिनेंस है, वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट में। तो जो भी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगा, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट की जो सरकार बनाएगा, उसकी ज्यादा सुनी जाएगी, वो देश को एक्चुअली चलाएगा। तो एक तरीके से पक्षपात होगा। ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इसमें फीचर्स में मेंशन करके दिया है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हर स्टेट कोई ज्यादा पावरफुल, कम पावरफुल बनने की कोशिश करेगा पॉलिटिकल लेवल पर, तो इससे देश का विभाजन हो सकता है। तो उस विभाजन को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिला है कि भैया आप चेक में रखना सारे स्टेट को, ताकि हमारे देश का कभी कोई सेपरेशन ना हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्लास हमारे फिफ्थ फीचर पे। पांचवा फीचर क्या है, फटाफट आगे देखते हैं। देखिए, इट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे अलग हो गया? अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं सुना होगा, मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में पार्लियामेंट में हमारी सरकार बैठती है, ठीक है, हमारे जो भी नुमाइंदे हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो वहां पे जाके बैठते हैं। तो हम हमारे हमारा जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हम इसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएस में जाओगे तो वहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वहां पे प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है, जो बाइडेन जी। तो वहां पर कहा जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे बैठते हैं? पार्लियामेंट में, इधर लोकसभा में या राज्यसभा में। तो हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसे हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझिए, देखिए, प्रेसिडेंशियल, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, समझते हैं इस चीज को, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट लिख लेना, ये पांचवा पॉइंट लिख लेना कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप डिफरेंस समझेंगे तो आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है और जो लेजिस्लेचर होता है, उनके बीच में एक वाटर टाइट सेपरेशन होता है। यानी कि जो बाइडेन, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, और उनके जितने भी कलीग्स हैं, ठीक है, कलीग्स मतलब उनके जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स, तो ये तो इनका एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो बाइडेन, क्योंकि यही देश चला रहे, तो ये एग्जीक्यूटिव में आ गए। दूसरा, इनका जो लेजिस्लेचर है, जहां पे एक्चुअली लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके यहाँ कांग्रेस कहा जाता है इनके पार्लियामेंट को। हमारे यहाँ पार्लियामेंट को हम संसद ही कहते हैं, इनके यहाँ पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है।
तो इनके लेजिस्लेचर में, इनके एक्चुअली पार्लियामेंट नहीं, जो भी इनका लेजिस्लेचर है, इनके लेजिस्लेचर में क्लास इतना याद रखना, जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक वाटर टाइट सेपरेशन है कि जो बाइडेन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और लेजिस्लेचर जो है वो जो बाइडेन एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। एक वाटर टाइट, एक क्लियर सेपरेशन है इनके बीच में। तो इसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देखिए इसमें मान लीजिए हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो देश को चला रहे हैं, कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और कौन, इनके जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हो गए, है ना। कौन कौन इनके मिनिस्टर्स हो गए, अपने अमित शाह जी हो गए, है ना। और कौन हो गए, निर्मला सीतारमन हो गई, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और इनका जो लेजिस्लेचर है, हमारे पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर है, इसमें दो हाउस है। क्या क्या है हमारे पास, लोकसभा है और राज्यसभा है ना। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स हैं, वो संसद में भी तो बैठते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारे विदेश मंत्री कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो आप देखना, जयशंकर जी राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा की असेंबली में। हमारे प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, निर्मला सीतारमन, इनको आप देखोगी ये लोकसभा में जाके बैठते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे कोई वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, यहाँ कोई सेपरेशन नहीं। यहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में जाकर आराम से बैठ सकता है, क्योंकि वो उनको चुनाव जीत के आना होता है, तो जीत के आना होता है, तो यहाँ पर जो है असेंबली के सीट्स पर उनको आके अपने अपने सीट्स पर बैठना होता है। एग्जीक्यूटिव आप देख रहे हो लेजिस्लेचर में जाके बैठा हुआ है, और लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी है, वो क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी कर सकती है। कैसे दखल अंदाजी कर सकती है, मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट ने कोई बड़ा डिसीजन लिया, चलो ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है कि कल से अगर आप लोग कार चला रहे हो, हाइपोथेटिकली मान लो आप कार चला रहे हो और कार में 4 लोग बैठे हुए हैं, और चारों को चारों क्या करना होगा, हेलमेट लगा के बैठना होगा। कार में आपको हेलमेट लगा के बैठना होगा। ऐसा अगर कोई लॉ बना दिया जाता है तो अपोजिशन तो बोलेगा ना, भाई साहब ये क्या फालतू लॉ आपने बना दिया है। तो अपोजिशन क्या कर रहा है, इनको चैलेंज कर रहा है ना, तो इनके काम में दखल अंदाजी कर रहा है लेजिस्लेचर में बैठे हुए जो विपक्ष के दल लोग हैं। यानी कि लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पर कोई दखल अंदाजी नहीं चलेगी। यहाँ पर दखल अंदाजी चलती है, यहाँ पे एक ओवरलैप है पावर्स का, यहाँ पे एक क्लियर सेपरेशन है पावर्स का। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इतना क्लियर हो गया। मैं अगर आपको एकदम कंक्लूजन, इसका एंड कंक्लूजन बताऊं तो वो ये होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारा सबसे पावरफुल पर्सन होता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर में जाके बैठ सकते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में, और लोकसभा राज्यसभा के जो अन्य मेंबर्स है, जो मिनिस्टर्स नहीं है, वो सरकार से यानी कि एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यूएस में है, वहां पे ऐसा केस नहीं है। वहां पे जो बाइडेन, उनके मिनिस्टर, यानी कि पूरा जो इनका एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में, वो चाहे जो करे, यहाँ का लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता। और इनके लेजिस्लेचर में क्या चल रहा है उसमें जो बाइडेन जाके कुछ नहीं कर सकते। इतना क्लियर है क्लास, ठीक है। तो ये अभी तक के हो गए हमारे टोटल 5 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है, सलाइन फीचर्स, वो अभी तक हमने जान लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखिए अब 6th फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 6th फीचर क्या है, आप लोग इस नाम से बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे अगर आपने पॉलिटी पहले थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, दैट इज फंडामेंटल राइट्स क्लास। फंडामेंटल राइट्स हिंदी में इसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये राइट्स हमारे पास होने ही चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 यानी कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दिया, मतलब देश में छुआछूत नहीं होगा। किसी को जात के नाम पर उससे जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, वो ऐसी चीजें इंडिया में अब प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। तो ये हर किसी का हक है, एक फंडामेंटल राइट है उसका कि वो सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके। तो ये तो मैंने आपको एक ऐसा आर्टिकल बताया, इससे बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स 12 से लेकर
35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए फंडामेंटल राइट्स ना क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछे गए हो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से, तो वो मेनली फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी, तो मेनली फंडामेंटल राइट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 30 तक, ठीक है, वो सारे ही आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लोग पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स पढ़ने बैठना, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, एक एक आर्टिकल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th फीचर। अच्छा एक और चीज जरा आप लोग समझ लेना, फंडामेंटल राइट्स को एक्चुअली कहा जाता है पॉजिटिव राइट्स, ठीक है। पॉजिटिव राइट्स कैसे, मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे राइट्स हैं जो सरकार को नहीं है, सिटीजन्स को है। अगर कल सरकार ऐसा कुछ भी नियम बनाती है जिसके वजह से एक गरीब या एक आम इंसान को तकलीफें पहुंचती हैं, ठीक है, उसको कोई तरीके का दिक्कत पहुंचता है, तो वो इंसान अपने इस मौलिक अधिकार का इसका सहारा लेते हुए कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ ही पिटीशन दायर कर सकता है, केस लड़ सकता है, ठीक है। इसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स आम सिटीजन्स को दिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस चीज को समझते हैं कि अगर किसी इंसान के पास, या इंसान अभी कौन, मतलब कि सरकार, अगर सरकार पावर में बैठेगी तो उनके पास तो भैया एब्सोल्यूट पावर है, वो तो जो भी डिसीजंस लेना चाहे ले सकते हैं, है ना, देश के हक में या देश के जैसे भी। तो उनको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, अंबेडकर को, नेहरू को, इन सबको ये चीज का अंदाजा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि अगर हम किसी को एब्सोल्यूट पावर अगर किसी के हाथ में दे देंगे तो चांसेस है कि अगर लीडर अच्छा नहीं हुआ तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट करप्ट निकल सकती है और वो करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगी। तो एक बहुत अच्छा टर्म है पॉलिटिकल साइंस में, दैट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, है ना। तो वो एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए किसी के भी पास, आम जो लोग हैं उनके पास भी उनके कुछ पावर्स होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली योर पावर्स, ये आपकी शक्ति है कि अगर आपके किसी भी राइट्स का हनन होगा तो आप कोर्ट में जाके उस इंसान के अगेंस्ट या फिर उस किसी भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप लड़ाई लड़ सकते हो। जैसे मान लो अगर आपने कल छोटी सी मिस्टेक कर दी, उस मिस्टेक पे सरकार कहती है कि भैया तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, तो क्या ऐसा ठीक है? नहीं ना। तो आपका एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। तो ये अगर आप आर्टिकल लेकर जाओगे कोर्ट में तो आपके जान की रक्षा की जा सकती है, तो आपकी जान ऐसे कोई ले नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ रही है बात? दिस इज फंडामेंटल राइट। दूसरा है क्लास, जो दूसरा फीचर है 7th फीचर, दैट इज डीपीएसपी। इसका फुल फॉर्म क्या है लिख लो आप लोग, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। इसका आर्टिकल याद रखना आप लोग, आर्टिकल 36 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। इतना क्लियर हो गया? अच्छा एक और चीज है यार, मैं बताना ही भूल गया, मैं वापस डीपीएसपी पे आता हूँ, उससे पहले एक चीज जरा समझ लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने आपको लिखाया था, इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक पॉइंट आप लोग जरा ध्यान देना कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट्स में ऐसे विभाजित किया गया था। तो 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स, ये तो ओरिजिनली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का था, तो ये आपको याद होना चाहिए। आज के प्रेजेंट टाइम में 395 से बढ़कर हमारा जो आर्टिकल है वो हो चुका है 448, तो ये बदलता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो 448 ऐसे स्टैटिक नहीं है कि इसी पे रुका रहेगा, ये ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये बढ़ता रहेगा। 395 से 448 हो गया, 448 से कुछ महीनों बाद आप देखोगे 449 हो जाएगा या 450 हो जाएगा, ठीक है, या 2-4 साल में 500 आर्टिकल्स हो जाएंगे, वी नेवर नो, बट ये बढ़ता रहेगा। आपको इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? 395 थे। अच्छा आर्टिकल्स 448 हो चुके, लेकिन स्केड्यूल्स कितने हो गए बढ़ के? अब बढ़कर हो गए हैं पूरे मिलाकर 12 स्केड्यूल्स, ठीक है। पहले कितने थे? 8 थे, अब कितने हो गए? 12 स्केड्यूल्स हो गए हैं। और
पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स पहले 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन आर्टिकल्स बढ़ गए, 395 से 448 हो गए, तो पार्ट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो 22 से लेकर अब हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 25 पार्ट्स। ठीक है, तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे आपने पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट वहां पे आप लोग लिख लेना, चाहे तो वीडियो को रोक लेना, और वीडियो को रोकने के बाद इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग वहां पर या अभी बैठकर लिख लोगे तो बेहतर होगा। इतना क्लियर है? अब आते हैं हम लोग वापस से डीपीएसपी में। ठीक है, कहाँ गया डस्टर, एक सेकंड। तो जैसे मैंने बताया क्लास कि डीपीएसपी में हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक था, 12 से लेकर 35 तक। अच्छा, अगर फंडामेंटल राइट्स ये सिटीजन्स को दिए गए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो डीपीएसपी किसको दिया गया है? देखिए, डीपीएसपी समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको एक बात पता थी कि हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं, उस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं था, हम लोग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, बहुत सारे विवाद हो चुके थे, पहले ही ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान नाम का दो देश बन चुके थे, मतलब उस टाइम पे एक थे 71 में, तो वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, तो ऐसे दो कंट्रीज हो गए भैया, विभाजन भी हो गया, बहुत दिक्कत हो गई। ठीक है, हमारे जो वीट ग्रोइंग एरियाज थे, जूट ग्रोइंग एरियाज थे, वो हमारे हाथ से चले गए, तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, देश में दंगे फसाद इतने ज़्यादा हो चुके थे, देश में भूखमरी थी, तो हमारा देश बहुत बुरे कंडीशन से जूझ रहा था। तो सरकार कह रही थी कि भैया अगर हम लोगों को सारा हक दे दे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम सारे डिमांड्स को मीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ऐसे प्रोविजंस लिखे हैं कि ये प्रोविजन जो भी सरकार पावर में आएगी उनको ये सारे प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, ताकि जब भी वो कोई नया निर्णय लेंगे देश के लिए तो उनको इन पॉइंट्स का हमेशा ख्याल रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गरीबों का कल्याण करना है, ठीक है, सोशल वेलफेयर, ये हमारे डीपीएसपी का एक प्रोविजन है, एक आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, सोशल वेलफेयर, तो समाज कल्याण तो करना है, लेकिन वो कंपल्सरली गवर्नमेंट पे वो बाउंड नहीं किया गया हमने। इतना याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना क्लास, ये जस्टिशिएबल होता है। जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर इनमें से किसी भी आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ केस कर सकते हो। लेकिन यहाँ के केस में, डीपीएसपी केस में, अगर सरकार कोई वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में लिखा है, तो उसके लिए आप सरकार के खिलाफ जाके कोई केस नहीं कर सकते। यही इसका मतलब है। तो ये जस्टिशिएबल है, डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल, स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो जाएगी आप लोग राइट कर लेना। अभी इतना समझ लो कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं। अगर उनमें से कोई भी आर्टिकल का हनन होगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, तो आप जा सकते हो कोर्ट। डीपीएसपी के केस में अगर सरकार आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कुछ नहीं कर पा रही है, फेल हो जा रही है, तो इसके लिए आप कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सरकार को वो भी देखना है। क्लियर है इतना? जब हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे कि डीपीएसपी में कौन कौन से प्रोविजन दिए गए, तब ज्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इतना याद रखना कि इट इज नॉन जस्टिशिएबल whereas the fundamental rights are justiciable. I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर्स पे आते हैं क्लास। तो ये आप लोग डीपीएसपी हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट लिखना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फटाफट लिखो। एट तक लिखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, समझिए इस चीज को। हमारे देश में पहली बार वोट देने का, ठीक है, वोट देने का जो अधिकार था, मतदान करने का जो अधिकार था, महिलाओं को वो दिया गया था 1921 में। तो हमारे देश में 1947 तक तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, लेकिन 1921 तक जितने भी इलेक्शन हमारे देश में होते थे, हाँ सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश हमारे पर रूल तो कर रहे थे, बट वो लोग भी इलेक्शंस करवाते थे असेंबलीज के लिए। ठीक है, वहां पर जो इलेक्शंस होते थे उसमें विमेन्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था।
1921 में पहली बार इंडिया में विमेन्स ने वोट किया था, सबसे पहली बार इन लोगों ने 1921 में वोट किया था। इतना क्लियर है? अच्छा, इसमें भी जो जिन विमेन्स ने वोट किया था वो भी बहुत हाई क्लास, हाई सोसाइटी, अच्छे स्टेटस से बिलोंग करती थी, पढ़ी लिखी थी या अच्छा उनके पास धनराशि हुआ करता था, ऐसे ही लोगों को वोट करना अलाउड था। फिर धीरे धीरे करके इंडिया में वुमेन्स को वोट करना अलाउड किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, जो हमारा संविधान बना रहे थे, जो हमारे नेता लोग थे, उन्होंने कहा कि देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप एडल्ट हो तो आप वोट कर सकते हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो, या फिर चाहे आप ट्रांसजेंडर हो। तो इनमें से कोई भी आप जेंडर के हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एडल्ट हो। अब एडल्ट की परिभाषा क्या है उसको भी समझते हैं। तो अगर आप एडल्ट हो तो आप वोट कर सकते हो। हमारे देश में क्लास 1988 तक सिर्फ 21 साल के जो होते थे, ठीक है, 21 उम्र के जो लोग होते थे उनको ही वोट करना अलाउ किया जाता था। अगर लड़का या लड़की 21 साल के नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकते थे। तो 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज लाया, ठीक है, एक प्रोविजंस में चेंज किया। तो चेंज क्या किया हमने कि 21 से लेकर हमने ये घटाकर कर दिया 18 ईयर। तो अब भारत में 18 साल के जो युवक और युविका होती हैं, जो लड़कियां हैं, वो वोट कर सकती हैं। पहले ये उम्र कितना हुआ करता था? 1988 तक 21 साल हुआ करता था। 1988 में चेंज करके उसको कितना कर दिया? 18 कर दिया गया। अब क्या पता, शायद हमारी आगे की जनरेशन और स्मार्ट निकलेगी। जेनजी तो स्मार्ट सही, आगे अगर और जनरेशन स्मार्ट निकलेगी तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 18 से नीचे करके 16 कर दिया जाए। तो अभी जो हमारे देश में एडल्ट की परिभाषा, जो अभी मैंने पहले कहा था, तो ये एडल्ट की परिभाषा कितनी है? 18 ईयर्स। अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो देश में आप वोट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये हमारा अगला फीचर था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखना आप लोग, नेक्स्ट छोड़ के मत जाना क्लास, आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जितने भी हमारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट राइट डाउन क्लास 9th, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का तो मतलब हमें पता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, नागरिकता बोलते हैं, है ना। तो सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की अलग सिटीजनशिप मिलेगी और देश की एक अलग से सिटीजनशिप मिलेगी। मतलब आपके पास एक राज्य में आधार कार्ड बना हुआ है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट आधार कार्ड बना के दे रही है, ऐसा नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो अथॉरिटी है जो आपको आधार कार्ड इशू करके देती है, जिससे ये पता चलता है कि आप इसी देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो भी किसी को नागरिकता देगा। हमारे देश में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है किसी को भी नागरिकता देने की। तो अगर आप इस देश में चाहे किसी भी हिस्से में हो, आपके पास एक सिंगल सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता होगी। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज आप इतना समझना कि हमारे देश में ऐसा भी रूल है कि अगर आप इस देश के हैं और आपको मान लो कल अमेरिका में जॉब लग गई, लगती है बहुत लोगों की, तो अमेरिका में अगर आपकी जॉब लग गई और अगर आप अमेरिका के नागरिक बनना चाहते हैं तो उस केस में आपको भारतीय नागरिकता को छोड़ना होगा। तो यानी कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं की जाती है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप यूएस में चले जाएंगे तो वहां पे आपको एक स्टेट से नागरिकता मिलती है और वो उनके राज्य से, यानी कि उनके केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक नागरिकता मिलती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा बहुत होता है कि एक ही इंसान कई देशों की सिटीजनशिप होल्ड करता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जैसे एक व्यक्ति को मैंने देखा था, वो रहते तो हैं इंग्लैंड में, तो उनके पास इंग्लैंड की नागरिकता है और उनके पास फ्रांस की नागरिकता भी है। तो फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप वगैरह में कंट्रीज दो दो तीन तीन सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे देश में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अगला फीचर है। तो ये भी एक फीचर है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो नो डुअल सिटीजनशिप, दो नागरिकता हमारे देश में नहीं दी जाती है।
इतना क्लियर हो गया क्लास, चले आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन क्लास, एक और लिख लेना, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब, सेक्युलर इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सरकार धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। हमारे देश में 80% जो लोग हैं दैट इज हिंदू रिलीजन, ठीक है। तो हिंदू धर्म के लोगों के लिए सरकार मतलब ऐसे वो नहीं करेगी कि भैया मैं इनके तरफ से ज्यादा बोलूंगा और एक जो क्रिश्चियन समाज का है या बुद्ध समाज का है या मुस्लिम समाज का है मैं उसके लिए कम बोलूंगा या फिर मैं उसको डिस्क्रिमिनेट करूंगा। ऐसा हमारे देश में नहीं होता। हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। किसी को जैसे कि किसी को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देनी है, ठीक है। किसी भी रिलीजन को, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है। सो एवरी रिलीजन इन द आईज ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब होता है नेशन, ठीक है, गवर्नमेंट। तो सरकार के आंखों के सामने सारा जो रिलीजन है, जितने भी धर्म के लोग हैं वो एक बराबर है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, ठीक है। तो टोटल क्लास हमने 10 फीचर्स डिस्कस कर लिए आज के हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो। मैं उससे रिलेटेड, उससे रिगार्डिंग अगर कोई वीडियोस मुझे अपलोड करना है तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। आई होप इतना अगर आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रोविजंस कॉपी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाई करके डाला है। क्योंकि एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चंस पूछे गए कि किस जगह से, किस सोर्स से हमने कौन से प्रोविजंस को उठाया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, स्टेट सर्विसेज के लिए हर जगह ये पूछा गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अपने जो अदर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है या जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।